अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर साहर चावला, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर अपने वादे के मुताबिक। और हमेशा से जो इस पर शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक है वो कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत में मुझे फरमाइश की गई है, जो मुझे रिक्वेस्ट की गई है उस पर है। तो आज जो हम क्लिनिकल डिजीज़ और जिसकी न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी आंतों की सोजिश की बीमारी। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करती चलूँ कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBD और IBS दोनों में फ़र्क होता है। आज हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की बात करने वाले हैं। IBS पर इंशाल्लाह फिर हम कभी बात करेंगे। जो आपके पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होता है ये आपके पास एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी बॉडी की इम्यूनिटी अपने ही अगेंस्ट हो जाती है। और ये दो टाइप्स का होता है, क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो आपके पास एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है आपकी बाउल मूवमेंट्स का, आपकी आंतों की मूवमेंट्स का। वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। हाँ, इनके सिम्टम्स जो हैं ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ये मिलते हैं, लेकिन डिजीज़ की जो रिकमेंडेशंस और जो उनकी वजूहात हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। हाँ जी, तो आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी आपके पास आंतों की सोजिश पर, उसकी इन्फ्लेमेशन पर, जो कि आपके पास बॉडी की ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से होती है। और हम इसकी हीलिंग की बात करें, याद रखिए कि जब मैं लफ्ज़ हीलिंग इस्तेमाल करती हूँ तो वो रिमिशन से बहुत डिफरेंट है। रिमिशन का मतलब है कि वक्तन तौर पर तो आपके पास जो बीमारी है वो टल गई है, लेकिन वो कभी ना कभी लाइफ के स्टेज में दोबारा एक्सप्रेस हो सकती है। हीलिंग का मतलब है कि बीमारी का इलाज हो गया है। हीलिंग का मतलब है कि अब आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, आपको उस तरह से सख्त परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लीडिंग नहीं होती, आपको अल्सर नहीं बनते हैं, आपको पेट में दर्द नहीं होता, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, गैस नहीं होता, डायरिया नहीं होता। इससे पहले कि मैं डिज़ीज़ का इलाज एक्सप्लेन करूं, मेरी वीडियोस का प्रोटोकॉल है कि पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट, उसकी वजह एक्सप्लेन करती हूं ताकि आपको इलाज की समझ आ सके। हमारी जो आंतें होती हैं, उसके जो जुज़्व होते हैं, उसके जो सेल होते हैं, वे एक दूसरे के साथ जिस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं उसको आप टाइट जंक्शंस कहते हैं। जैसे कि नाम बताता है कि ये टाइट जंक्शंस हैं, तो ये आपके पास आंतों से बहुत सारे टॉक्सिन्स को, बहुत सारी अनवांटेड ड्रग्स को, मेडिसिन को, एलर्जेंस को, बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और पैरासाइट को उससे जज्ब होकर खून में नहीं जाने देते हैं। और उसमें से सिर्फ उन ग़िज़ाओं को खून में जाने देते हैं जिनका खून में मौजूद होना ज़रूरी है। अगर ये जंक्शन आपके पास डैमेज हो जाए तो आपके पास आंतों की जो वॉल है, उसकी जो दीवार है, उसमें होल पंच हो जाते हैं और इस कंडीशन को आप लीकी गट कहते हैं। आज जब आपके पास लीकी गट डेवलप हो जाती है, नॉर्मली जो आंतों के सेल होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो 1 to 7 माइक्रॉन्स होता है। ये इतना बड़ा हो जाता है कि ये 200 to 400 माइक्रॉन्स तक चला जाता है और फिर इसमें अनवांटेड बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरसेस सब आंतों से ब्लड में जाना शुरू कर देते हैं। और खाने के वो जुज़ जिनको बहुत ज़्यादा जज्ब होकर खून में नहीं जाना चाहिए था, जिसमें आपके पास खाने का सबसे बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाला जुज़ आता है प्रोटीन, वो भी जाना शुरू कर देता है ज़रूरत से ज़्यादा। इस वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर जो IBD के पेशेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि वो गंदम नहीं खा सकते क्योंकि गंदम में मौजूद प्रोटीन ग्लूटेन से उनको एलर्जी है। वो डेयरी नहीं ले सकते क्योंकि डेयरी में मौजूद प्रोटीन केजीन से उनको एलर्जी है। वो आपके पास अंडा नहीं ले सकते क्योंकि अंडे में भी प्रोटीन मौजूद है एल्ब्यूमिन, और अंडे में मौजूद लाइसोजाइम है, उससे भी उनको एलर्जी है। तो ये थोड़ा सा रीज़न है कि उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। खैर, इसकी डाइटरी रिकमेंडेशंस पर तो हम बाद में जाएंगे। अब जो चीज़ आपके पास इन टाइट जंक्शंस की इंटेग्रिटी, इसका वकार, इसका डिस्टेंस और इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करती है वो होता है आपका गट माइक्रोबायोम, यानी आपके आंतों के बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट और फंजाई। वो नेचुरल बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट और फंजाई जो अल्लाह ताला ने उन आंतों में दिए हैं, उसका जो बैलेंस है आपके पास वो मेंटेन करता है कि ये टाइट जंक्शंस किस कदर तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर आपको IBD का इलाज करना है तो आपको अपने गट माइक्रोबायोम का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना है। जब ये गट माइक्रोबायोम का बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, जिसको आप गट माइक्रोबायोम डिस्बायोसिस कहते हैं, तो आपके पास फिर लीकी गट डेवलप हो जाता है। और जब लीकी गट डेवलप हो जाता है और डिफरेंट एलर्जेंस आपके पास ब्लड में जाते हैं, बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो डिफेंसिव होकर एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करती है। और जब इस रिएक्शन की, जब इस सीक्वेंस की फरावानी आपके पास होती जाती है तो आपके पास आंतों में एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, एक सोजिश की कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे ही ये कंडीशन आपके पास क्रॉनिक होती है, ये बन जाता है जनाब आपके पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। अब गट माइक्रोबायोम यानी आपके आंतों का नेचुरल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, उसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है? सबसे पहले तो खुद को हाइड्रेटेड रख के, दूसरे नंबर पे प्रोबायोटिक्स लेके, तीसरे नंबर पे प्रीबायोटिक्स लेके और चौथे नंबर पे एक्सरसाइज करके।
रिसर्चेस साबित करती हैं कि क्लोरिनेटेड वाटर के ज़्यादा कंजम्पशन से आपके पास जो आपका आंतों का जो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी और पैरासाइट्स जो उनका बैलेंस है वो आपके पास ख़राब हो जाता है। प्रीबायोटिक आपके पास क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स पर तो मैं, जिन नाजरीन ने मेरी वीडियोस अभी रिसेंटली फॉलो करना शुरू किए हैं वो मेरे चैनल पर मेरी प्रोबायोटिक्स वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट बखूबी समझ सकते हैं। उससे पहले मैं प्रीबायोटिक्स पे बात करना चाहूँगी। प्रीबायोटिक होता है आपके पास खाने में मौजूद वो कार्बोहाइड्रेट, वो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, वो फर्मेंट होने के काबिल कार्बोहाइड्रेट जो कि आपके पास आंतों में, जिस्म में प्रोबायोटिक को जन्म देता है और डिजीजेस को कम करता है। ये जो प्रीबायोटिक है ये आपके पास प्रोबायोटिक से डाइजेस्ट हो जाता है जिस फॉर्म में, उस फॉर्म को आप ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। ये ब्यूटारिक एसिड जो होता है ये शॉर्ट चेन होता है और ये आपकी आंतों की इन्फ्लेमेशन कम करता है, आपकी वुंड हीलिंग करता है, आपके डिजीज़ को क्योर करता है। याद रहे कि प्रीबायोटिक भी आपके पास दो टाइप का होता है। एक होता है आपके पास सॉल्युबल प्रीबायोटिक फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल प्रीबायोटिक फाइबर। सॉल्युबल प्रीबायोटिक फाइबर में ज़्यादातर आपके पास आलू आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, ट्यूबर्स आ जाते हैं और ये बेहतर टॉलरेट होता है आईबीडी के पेशेंट्स को, खास करके उन दिनों में जब उनका फ्लेयर अप हुआ हो, क्योंकि ये पानी के साथ हमारे हाजमे के प्रोसेस में उसके साथ मिलकर एक जिलेटिनस, एक जेली जैसा मिक्सचर बना लेता है, तो इसका डाइजेस्ट होना ईजी है। जो आपके पास इनसॉल्युबल प्रीबायोटिक फाइबर होता है उसका क्या होता है कि वो आपके पास पानी के साथ मिक्स नहीं होता, एक जेली लाइक मिक्सचर नहीं बनाता। उसका फ़ायदा हाजमे में ये होता है कि वो आपके पास रफेज जो है बल्क प्रोवाइड करता है स्टूल्स को, तो बाल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। जिन पेशेंट्स को फ्लेयर अप हुआ हो वो कोशिश करें कि वो पहले सॉल्युबल फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें जब तक कि उनकी बॉडी जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर वाली सब्जियां जो है उसको इस्तेमाल करना, बर्दाश्त करना शुरू नहीं कर देती। ये तो हो गया जी हमारे पास गट माइक्रोबायोम को, आपके जो बॉडी के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी और पैरासाइट है उनको रेगुलेट करने के लिए प्रीबायोटिक फूड्स। अब प्रोबायोटिक आपके पास क्या होते हैं? प्रोबायोटिक आपके पास वो गट बैक्टीरिया होते हैं, वैसे तो मैं इस पर पूरी वीडियो कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, मैं आपको खास रिक्वेस्ट करूँगी जिन लोगों ने वो नहीं सुनी वो उसको एक बार सुन लें इस वीडियो को क्लिक करने से पहले। वो अपने होस्ट को, यानी जिस इंसान के अंदर वो रहते हैं उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं और जो आपके टाइट जंक्शंस हैं सेल के उसको वो रेगुलेट करके रखते हैं ताकि आपकी आंतों की वॉल में होल पंच ना हो और ये सारा ऑटो इम्यून रिएक्शन जो है वो क्रिएट ना हो। प्रोबायोटिक्स में आपके पास कौन कौन से खाने आते हैं वो जो मैं डाइटरी एडवाइस पर जाऊंगी उसमें बताऊंगी। चौथी चीज़ जिससे आप अपने गट माइक्रोबायोम को मेंटेन कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। याद रखिएगा कि एक क्लॉग्ड, एक स्टेगनेंट, एक जमा हुआ लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो आपके पास आंतों में इन्फ्लेमेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है ये जो हमारी मसल स्केलेटल की मूवमेंट होती है इससे पार होता है। जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं इसकी मूवमेंट, इसकी ट्रैफिकिंग जो है वो रेगुलेटेड रहती है। लेकिन याद रखिए कि हमें कभी एक्सरसाइज को ओवरडू नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज के बीच जो रिकवरी पीरियड है वो कम से कम 12 से 24 घंटे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज को ओवरडू करेंगे तो आपका जो म्यूकोजा है, जो आपके पास लाइनिंग है आंतों के ऊपर सेल्स की, वो डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगी, वो एरोड होना शुरू हो जाएगी और जो सोजिश है, जो इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो हमने इन सब चीज़ों का भी साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास डाइटरी प्रोटोकॉल जो है वो क्या होना चाहिए। नॉर्मली आईबीटी के जो आपके पास डिजीज़ सॉल्यूशंस होते हैं उसमें या तो आपके पास स्टीरॉइड्स आते हैं या सर्जरी आती है। दोनों ही आपके पास अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सर्जरी में आपके पास आते हैं वो या थोड़ा सा हिस्सा या उसका बहुत सारा हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है। आंतों का काम होता है पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करना। जब वो रिमूव हो जाएंगी तो वो ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगी, और आईबीटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वज़न ऑलरेडी इतना कम होता है कि वो मज़ीद न्यूट्रिएंट से, ग़िज़ाइयत के एलिमेंट से महरूम होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपका जितना भी गट माइक्रोबायोम है जिसके बारे में हम सारी बात करें वो रहता ही आपकी आंत में है। जब सर्जरी के बाद वो रिमूव हो जाता है तो इम्यूनिटी और डिसरप्ट हो जाती है और हीलिंग जो है, उससे जो इलाज है, उससे जो रिकवरी है वो एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाती है। स्टीरॉइड्स आपके पास अच्छे क्यों नहीं है? स्टीरॉइड्स आपके पास इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि उस पर इंसान डिपेंडेंट होता चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, यहाँ तक कि उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन नंबर 1 है आपके पास फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो लोग जिनको वज़न कम होने की शिकायत है इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ से, वो फास्टिंग का पैटर्न पीरियडिकली यानी वक्फे वक्फे से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ताकि उनको कमज़ोरी और नकाहत ना हो। वरना जो फास्टिंग है, जब आप फास्टिंग करते हैं अल्लाह ताला की तरफ से आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स बनते हैं और स्टेम सेल्स आपकी बॉडी में क्या करते हैं कि बॉडी में जो जो फंक्शन कम हो रहा होता है वो उसकी कमी को पूरा करना शुरू कर देते हैं और ये गट हीलिंग में बहुत अच्छे हैं। और ये अल्लाह ताला सुब्हानो ताला की कुदरत है कि सिर्फ रोज़े के अमल से ही आपकी बॉडी में बनते हैं।
फास्टिंग से आपका जो गट माइक्रोबायोम होता है, बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया बढ़ा होता है, उसको ग़िज़ा मिलनी कम हो जाती है, क्योंकि अब आप कम मील्स ले रहे होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खाना देते हैं अपने गट माइक्रोबायोम को, अपने आंतों के बैक्टीरिया को, तो वो लेज़ी हो जाता है, फटीग्ड हो जाता है। जब आप इसकी मील्स कम करते हैं, वो एक्टिव भी होता है, वो बेहतर भी होता है, वो हील भी होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट भी नहीं होता। और फास्टिंग करने से आप अपने गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को भी बार बार ट्रिगर करना छोड़ देते हैं, तो अब आपकी आंतों को रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। फास्टिंग करने से आपकी बॉडी में बनते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आपकी गट की हीलिंग करते हैं, गट की इन्फ्लेमेशन करते हैं, आपके इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी पर मैं वीडियोस कर चुकी हूँ, काइंडली उनको भी सुनिएगा मेरे चैनल पर। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करते हैं, तो ये सब जो है अल्टीमेटली आपको हीलिंग की तरफ लेके जाता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं नाजरीन, मैं सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ। अभी मैंने बात की थी कि स्टीरॉइड्स जो हैं उसको दिया जाता है इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ के पेशेंट्स में। स्टीरॉइड्स की जगह अगर आप विटामिन डी का इस्तेमाल करें, 20 से 25 मिनट अगर आप धूप में बैठें ताकि आपके जिस्म में विटामिन डी बने। और उसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप है, वो क्या कर सकते हैं कि वो आपके पास 45,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली विटामिन डी खाने के साथ ले सकते हैं। ये आपको इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकता है। विटामिन डी का जो एक्शन होता है वो स्टीरॉयड जैसा होता है, और ये आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं करता। स्टीरॉयड वाले साइड इफेक्ट्स जो हैं वो भी इसमें नहीं होते। जिंक सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए 8 से 11 मिलीग्राम जो है वो डेली, खाली पेट। आपके पास बॉडी में किसी भी तरह का ज़ख्म हो, किसी भी तरह का अल्सर हो, किसी भी तरह की सोजिश हो, जिंक जो होता है वो उसमें मस्ट होता है, उसमें ज़रूरी होता है और उसमें मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आपको जो सप्लीमेंट लेना चाहिए वो है आपके पास VSL3। VSL3 आपके पास एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का फ़ायदा मैं बता चुकी हूँ। इसमें 900 बिलियन CFUs होते हैं और ये बड़े कमाल की चीज़ है। अगले जिस सप्लीमेंट की मैं बात करने लगी हूँ वो है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन विद स्टमक के नाम से आता है। ये आपके पास ग्रास फेड जो गाय होती है, जो भैंस होती है, उससे आपके पास आता है। और क्योंकि आपके पास इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी की एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो कुव्वत मुदाफ़ियत के सेल्स हैं, वो अपने ही अगेंस्ट हैं। जब ये सप्लीमेंट आपके स्टमक में पहुंचता है तो ये उनको अपने पीछे लगा लेता है और वो आपकी बॉडी से खारिज हो जाते हैं। तो आपकी जो आंतों की सोजिश की हालत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती है। क्लोरोफिल जो होता है ना, जिन लोग जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, उसको वो पौधों का खून होता है। जो आपके पास व्हीट ग्रास जूस होता है वो आपके पास इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ की हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। व्हीट ग्रास जूस का इस्तेमाल व्हीट ग्रास जूस पाउडर की फॉर्म में करें, क्योंकि इसमें फ़ाइबर कम होता है, क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। और जब आपको फ्लेयर अप हुआ होता है, हमने फ़ाइबर नहीं लेना होता, क्योंकि हमने अपने गट को जो है वो इरिटेट नहीं करना होता। नेक्स्ट जिस चीज़ का मैं जिक्र करना चाह रही हूँ वो है आपके पास बोन ब्रोथ। जी हाँ, मुर्गी की हड्डियों की यखनी या मटन की हड्डियों की यखनी। यखनी में आपके पास होता है ग्लाइसिन, प्रोलीन और गैग्स। ये आपके पास क्या करते हैं, आपकी गट की हीलिंग करते हैं। फाइबर इसमें कम होता है। तो जब आपके पास फेज़ 1 चल रहा होता है हीलिंग का, जब आपके पास फ्लेयर चल रहा होता है, ये जो है उस बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर इसमें ग़िज़ाइयत जो होती है वो भरपूर होती है। और क्योंकि बोन ब्रोथ जो है वो आपके पास बोन मैरो से बनता है, तो बोन मैरो डायरेक्टली आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, आपकी इम्यूनिटी से कनेक्टेड है। कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। कोकोनट ऑयल में आपके पास MCTs होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, खास करके उसमें जो आपके पास कैप्राइलिक एसिड होता है और लॉरिक एसिड होता है। ये आपके पास बॉडी में बैक्टीरिया, बॉडी में फंगस, इन सब को कम करते हैं। अगर आपके सिम्टम्स थोड़े कम हैं तो आप कोकोनट बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट बटर में फ़ाइबर ज़्यादा होता है। तो जिनके सिम्टम्स इस वक्त ज़्यादा चल रहे हैं वो इसका इस्तेमाल कम करें या उससे गुरेज करें। एप्पल साइडर विनेगर आपके पास ज़बरदस्त माइक्रोबियल है। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आपके पास जो स्टमक है उसमें एसिड को बढ़ाता है। जी हाँ, स्टमक में एसिड को बढ़ाना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टमक में एसिड अगर अपने नॉर्मल, अपने अच्छे ज़्यादा वाले लेवल पर होगा तो वो प्रोटीन को बेहतर डाइजेस्ट करेगा। और प्रोटीन जब डाइजेस्ट होकर आंतों में पहुँचेगी वो आपके खून में नहीं पहुँचेगी, और वो आपका जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, उसको क्रिएट नहीं करेगी। इसलिए आपने एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल करना है। मोर ओवर एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आपके पास H. पाइलोरी जो है वो जो बैक्टीरिया है उसके काउंट को कम करता है, तो आपको अल्सर से भी प्रोटेक्ट करता है। और एप्पल साइडर विनेगर की अगर आप तासीर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको कोकोनट वाटर में इस्तेमाल करें। और अगर आप ख़ास करके इसको फर्मेंटेड कोकोनट वाटर में इस्तेमाल करते हैं तो ये डबल पंच है, एक तीर से दो शिकार है। ये प्रोबायोटिक का भी सोर्स है। फर्मेंटेड कोकोनट वाटर में आपके पास शुगर कॉन्टेंट भी कम होता है, गुड बैक्टीरिया भी ज़्यादा होता है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सिर्फ
सिर्फ एक डेयरी है जो आपके पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं, वो है आपके पास देसी घी। देसी घी में आपके पास विटामिन ए होता है, देसी घी में आपके पास ब्यूटारिक एसिड होता है, देसी घी में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये सब आपके गट को हील करते हैं और मोर ओवर देसी घी में ना लैक्टोज होता है, ना केजीन होता है, ना वी प्रोटीन होता है, तो एलर्जी का जो कोई चांस है वो तो आपके पास बनता ही नहीं है। पेपरमिंट टी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो फेज़ 1 से गुजरे हैं। अगेन ये आपके पास मैदे में, स्टमक में जो तेज़ाब है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, खाने को बेटर डाइजेस्ट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स को बहुत शिकायत रहती है फटीग की, लैक ऑफ एनर्जी की, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। जिंजर टी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो आपके स्टमक के एंजाइम्स हैं, जो आपका बाइल जूस है, आंतों का जूस है, इस सब की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, बाइल के एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं, खाने को बेहतर डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी आप अपनी डाइट में कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स की मैंने बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ग़िज़ाओं में कहा था कि मैं आपको बताऊँगी ग़िज़ाओं में आप प्रोबायोटिक्स में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोबायोटिक्स में आप घर का बना हुआ अचार, जी हाँ, वो बेहतरीन प्रोबायोटिक है। ख़ास करके आपके पास गाजर का अचार, मूली का अचार, खीरे का अचार, ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का बहुत अच्छा इलाज है। इसके अलावा आप केफ़ीर बना सकते हैं और याद रखें कि जो केफ़ीर है उसको कभी भी रॉ मिल्क से नहीं बनाते इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये आपके पास फूड एलर्जीज़ कर सकता है। इसको आप हाई क्वालिटी पेस्चराइज्ड मिल्क से बना सकते हैं और ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास जिस प्रोबायोटिक की मिकदार, जिसका एक्शन ज़्यादा करता है, उसको बिफिडोबैक्टीरियम कहते हैं। बिफिडोबैक्टीरियम जो है ये आपकी आंतों से सारे खतरनाक और जहरीले टॉक्सिन्स को निकाल देता है उनके साथ compete करके, जिस प्रोसेस को आप competitive exclusion कहते हैं। पम्पकिन सीड्स आपके पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पम्पकिन सीड्स बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट तो फाइट करते ही हैं। इसमें जिंक भी होता है जो अल्सर हीलिंग के लिए अच्छा है, मैग्नीशियम भी होता है जो कि आपके पास एक स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल है, और इसके अलावा आपके पास जो पम्पकिन सीड्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल भी हैं। नेक्स्ट आपके पास जिस सप्लीमेंट की मैं बात करने वाली हूँ वो है आपके पास रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स। आपके पास बाइल सॉल्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी आपका जिगर बनाता है, आपके लिवर, और जो सेकेंडरी है वो आपकी आंतों के बैक्टीरिया, आपका गट माइक्रोबायोम बनाता है। और ये आपके पास क्या करते हैं, ये आपके गट माइक्रोबायोम का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। अगर ये बैलेंस मेंटेन रहेगा तो आंतों के टाइट जंक्शन मेंटेन रहेंगे, लीकी गट नहीं होगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ नहीं होगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, चीज़ें जो हैं वो लिवर में और आंतों में स्मूथली फ्लो करती रहेंगी। अवॉइड आपने क्या क्या करना है, जिन लोगों को अल्कोहलिज्म की बीमारी है उन्होंने अल्कोहल अवॉइड करना है, आपने कैफीन अवॉइड करनी है, आपने स्मोकिंग अवॉइड करनी है। याद रहे कि सिर्फ एक सिगरेट स्मोक आपकी बॉडी से 25 ग्राम ऑफ विटामिन सी निकाल सकता है, और विटामिन सी की कमी से भी आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होता है। कैसे, ये भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा आपने शुरू में जब आपको फ्लेयर अप हुआ है, आपने ग्रेन्स अवॉइड करने हैं, आपने ग्लूटेन अवॉइड करना है, आपने डेयरी अवॉइड करनी है। क्यों, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपने बहुत ज़्यादा वेजिटेबल अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल लेंगे और आपको फ्लेयर अप हुआ है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और इस वक्त आप अपने गट बैक्टीरिया को ओवरवेलम नहीं करना चाहते, उसको बहुत फीड नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप गुड बैक्टीरिया को फीड करेंगे तो याद रखिए साथ ही साथ फ्लेयर अप में आप बैड बैक्टीरिया को भी फीड करेंगे। हमने पहले उसको ठंडा करना है, पहले उसको हराना है, उसके बाद हमने गुड बैक्टीरिया को फीड करना है। एक और चीज़ अब मैं जिस पर आना चाहूँगी इसी टॉपिक से रिलेट करके कि फ़ेज़ 1 की हीलिंग क्या होगी, फ़ेज़ 2 की हीलिंग क्या होगी, और साथ बोनस में आपको 2-3 रेसिपीज़ भी देने वाली हूँ। फ़ेज़ 1 की हीलिंग हमारे पास तब होगी जब आपको बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हुआ है, आपके जो सिम्टम्स हैं, अल्सर, इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग, वो सब अंडर कंट्रोल नहीं है। तो फ़ेज़ 1 में आप क्या करेंगे, फ़ेज़ 1 में आप कंपैरेटिवली थोड़ा कम फाइबर वाला खाना लेंगे। इसमें आपके पास रेसिपी में क्या आ सकता है, आप 1 प्लेट जो है स्टीम राइस ले सकते हैं, आप उबला हुआ जो हल्का फुल्का हल्की सी स्पाइस वाला कद्दू का सालन ले सकते हैं, आप 100 ग्राम जो है बेक्ड चिकन ले सकते हैं। इसके साथ आप 12 से 24 आउंस केफ़ीर ले सकते हैं। केफ़ीर जो कि एक प्रोबायोटिक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। दूसरी आपके पास रेसिपी जो है वो फ़ेज़ 1 में क्या आ सकती है, अगेन आप राइस ले सकते हैं, आप थोड़ी सी स्टीम्ड या बेक्ड फिश ले सकते हैं, 200 ग्राम तक भी ले सकते हैं, 6 आउंस भी ले सकते हैं। साथ आप थोड़ा सा माड़ू ले सकते हैं, आप थोड़ी सी उबली हुई जो है लौकी ले सकते हैं, आप थोड़ा सा आलू ले सकते हैं। और याद रखें कि फ़ेज़ 1 में आपने जो आलू लेना है उसके छिलके उतरे हों। आलू का जो फ्लैश होता है उसका फाइबर कम होता है, और आलू का जो छिलका होता है उसका फाइबर ज़्यादा होता है, और हमने फ़ेज़ 1 में कम फाइबर वाली ग़िज़ा लेनी है। अब हम आ जाते हैं फ़ेज़ 2 की तरफ, जब आपकी बॉडी जो है वो फाइबर टॉलरेट करना शुरू हो गई और आपके सिम्टम्स कम हो गए। यहाँ पर अब आप हाई फाइबर रेसिपी लेंगे। यहाँ पर जिस स्मूदी की रेसिपी मैं आपको बताना चाहती हूँ उसमें आप 3 से 4 केले ले सकते हैं, आप उसमें 12 आउंस जो है वो केफ़ीर ले सकते हैं। एवोकाडो अगर आपको अवेलेबल है, अगर आपकी रसाई है उस तक एवोकाडो ले सकते हैं। इसमें आप बेरीज ले सकते हैं, रॉ ककाओ पाउडर ले सकते हैं।
और दूसरी रेसिपी जो आपने इसी दिन कंज्यूम करनी है उसमें फाइबर कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि स्मूदी में आपके पास बहुत ज़्यादा है। उसमें आप टर्मरिक राइस ले सकते हैं, उसमें आप बेक्ड लैम्ब और मटन ले सकते हैं, जी हाँ, उसमें आप थोड़ा सा आलू ले सकते हैं, फर्मेंटेड कैरेट ले सकते हैं। मैं फर्मेंटेड कैरेट के हक़ में हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये सॉगी नहीं होती है, फर्मेंट होने के बाद भी बहुत क्रंची रहती है। और वैसे भी जो आपके पास फर्मेंटेड कैरेट है, फर्मेंटेड रेडिश है और फर्मेंटेड कैबेज है, ये सब आपके पास बेहतरीन इलाज है आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स जो हैं उसको बढ़ाने का। ये जो सारी डाइट है ये आपके पास लो फॉडमैप डाइट से भी मिलती है, जो कि आप IBS यानी इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में देते हैं, जिसको इंशाल्लाह हम कभी इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में डिस्कस करेंगे। अब आ गई सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये तो हो गया हमारे पास वो इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ जो कि आपके साथ एसोसिएटेड है जब आपको पता है कि आप ग्लूटेन से एलर्जिक हैं, जब आप केजीन से एलर्जिक हैं। अगर आप ग्लूटेन से एलर्जिक हैं ही नहीं और फिर भी आपको इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ हो गया, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, आज मैं उनके सवाल का जवाब ज़रा खुल के टेक्निकली देना चाहती हूँ, या फिर आप ग्लूटेन नहीं भी ले रहे हैं तो आपको तब भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको विटामिन सी की कमी की वजह से इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ हो रहा है। जैसे आपके पास मसूड़ों में जब विटामिन सी की कमी होती है, क्योंकि जो विटामिन सी है वो हमारे पास पूरी बॉडी का प्रोटीन कोलेजन बनाता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो बॉडी के हर हिस्से में प्रेजेंट है, आपकी ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट है, उसको इलास्टिसिटी, उसको तनाव प्रोवाइड करता है। उसकी कमी से आपकी ब्लड वेसल्स टूटना, रप्चर होना शुरू हो जाती हैं, उसमें क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, उसमें हेमरेज होना शुरू हो जाता है। और जब उसमें हेमरेज होना शुरू हो जाता है तो अगर वो मुंह की वेसल्स में हो सकता है विटामिन सी की कमी से, तो आंतों की ब्लड वेसल्स में भी हो सकता है। फिर वहाँ ब्लीडिंग होती है, अल्सर होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़। अब पेशेंट्स यहाँ पर, मेरे क्लाइंट्स पे अक्सर मेरे पास आते हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। विटामिन सी सप्लीमेंट आपके पास सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड से बने होते हैं। मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड से बहुत आगे है। एस्कॉर्बिक एसिड सिर्फ विटामिन सी के ऊपर की एक जेल होती है। विटामिन सी के अंदर 4 हिस्से होते हैं, उसमें से जो हिस्सा आपके पास इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ को हील करता है वो होता है उसका पी फैक्टर, वो होता है उसका बावल फ्लेवोनाइड। पी फैक्टर सप्लीमेंट में होता ही नहीं है, इसलिए सप्लीमेंट लेने के बाद भी आपकी तबीयत हील नहीं होती। तो पी फैक्टर कहाँ है? पी फैक्टर आपके पास प्याज में है, पी फैक्टर जो है वो आपके पास धनिए में है, पी फैक्टर जो है वो आपके पास कैबेज में है, पी फैक्टर जो है वो आपके पास कैबेज जूस में है। जी हाँ, कैबेज जूस का इस्तेमाल विटामिन सी की कमी के होने वाले इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ में ज़रूर इस्तेमाल करें, और कैबेज जूस का इस्तेमाल अपने फ्लेयर अप के फर्स्ट फेज़ में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉलरेटेड वेजिटेबल्स में आता है। और आपके पास एक सप्लीमेंट आता है बकव्हीट स्प्राउट, अगर आपकी रसाई उस तक मुमकिन है तो पी फैक्टर उसमें होता है। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी और ग्लूटेन फ्री होने के बाद भी आपका जो इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है वो क्योर होने की तरफ नहीं जाता, तो इसका एक और रीज़न ये भी है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस पर मैं बहुत फीसबिल्लाह मालूमाती वीडियोस कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ उसको सर्च भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को जब आप करेक्ट करेंगे, उसको आप कैसे करेक्ट करेंगे, उसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से करेक्ट करेंगे तो आपका ये मसला भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और एक और रीज़न ये भी हो सकती है कि आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ एक सिगरेट स्मोक आपके जिस्म से 25 ग्राम विटामिन सी निकाल देता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। अपने नाज़रीन को एक मैं आखिरी टिप ये देती चलूँ कि जब आप इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ की हीलिंग की तरफ जाते हैं तो रिज़ल्ट 3 हफ्ते के अंदर लाजमी नज़र आने शुरू हो जाने चाहिए, और 8 से 10 हफ्ते में 80% हीलिंग हो जानी चाहिए। अगर आपके रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी रिजीम में प्रॉब्लम है। काइंडली अपने न्यूट्रिशनिस्ट और अपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट दोनों के साथ राब्ते में रहें और अपने ट्रीटमेंट रिजीम में मॉडिफिकेशंस देखें। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे, आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी और बहुत सारे लोगों को अब इसकी हीलिंग को लेकर एक नई इंसाइट मिली होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों से एक और मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।